संस्थान निदेशिका नागावत मैडम, डॉक्टर मिथुन जी भट्ट ने अपना वीडियो अपलोड कर दिया है और विश्वविद्यालय के आदेशानुसार आपको ऑनलाइन पढ़ाना है। आप लोगों को भी इंतज़ार होगा कि अखिलेश जी सर का कब वीडियो अपलोड हो, उनका मैटर कब मिले। तो सेकेंड ईयर कोर्स नंबर 14 लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम में अपना फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं। इस ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम कोर्स नंबर 14 की बात कर रहे थे और यूनिट फर्स्ट कंप्लीट कर चुके थे अपन। हम आज सेकेंड यूनिट का डिस्कशन करेंगे। सेकेंड यूनिट है ज्ञान के स्वरूप और विद्यालय में इसका संगठन, फॉर्म्स ऑफ नॉलेज एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन इन स्कूल। अब ज्ञान के विविध स्वरूप जो हैं वो समाज में प्रचलित होते हैं। अब ये जो ज्ञान के स्वरूप हैं वो समाज में जो प्रचलित हैं वो विभिन्न हैं। इसके स्वरूप भी विविध हैं या विभिन्न हैं। जैसे चिकित्सकीय ज्ञान, दर्शन शास्त्रीय ज्ञान, राजनीतिक ज्ञान, आदर्शवादी ज्ञान, भौतिक ज्ञान, ये ज्ञान के विविध रूप हैं। विभिन्न स्वरूपों में यह ज्ञान हमें प्राप्त होता है। ज्ञान का उद्देश्य क्या है? हम बात करेंगे ज्ञान के उद्देश्य की। ज्ञान का उद्देश्य क्या है? तो ज्ञान का उद्देश्य क्या है? मानव का सर्वांगीण विकास करना। मानव का सर्वांगीण विकास करना। तो मानव का सर्वांगीण विकास करना या बालक का सर्वांगीण विकास करना ज्ञान का मुख्य उद्देश्य है। अब यहाँ पर मानव का सर्वांगीण विकास के संगठन का आधार क्या है? इस मानव के सर्वांगीण विकास का जो विकास करना है उसके संगठन का आधार क्या है? हो सकता है ऑनलाइन एजुकेशन चल रहा है और अगर ये चीज चलती रही और यह कहीं निर्णय ले लिया गया कि यूनिवर्सिटी के एग्जाम ऑनलाइन और ऑब्जेक्टिव हो जाए, तो हमें इन सब पे थोड़ी बारीकी पैनी नजर से पढ़ना पड़ेगा, जानकारी रखनी होगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं, ज्ञान का स्वरूप क्या है, ज्ञान के उद्देश्य क्या है, ज्ञान के विविध ज्ञान के स्वरूप कौन से हैं, मानव सर्वांगीण विकास का आधार संगठनीय आधार कौन सा है? तो कौन सा है, क्या है? वह है विद्यालय। मानव के सर्वांगीण विकास का आधार, संगठन का आधार विद्यालय है, स्कूल है। अब विद्यालय इसलिए ज्ञान के स्वरूप का विद्यालय में श्रेष्ठ संगठन होना
चाहिए। ये जो विद्यालय है, इस विद्यालय से बालक या मानव अपना सर्वांगीण विकास करता है। तो यहाँ पे जो भी ज्ञान का संगठन हो वह श्रेष्ठ होना चाहिए। तो निश्चित रूप से विद्यालयों में जो उपलब्ध ज्ञान करवाया जाता है उससे मानव का, बालक का सर्वांगीण विकास होता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे, ज्ञान का वर्गीकरण। ज्ञान का वर्गीकरण को भी श्रेणीकरण भी कहते हैं। कभी कभार ज्ञान के श्रेणीकरण से आप क्या समझते हैं? तो हमें वर्गीकरण और श्रेणीकरण शब्द एक ही है। ज्ञान का वर्गीकरण कह लीजिए या ज्ञान का श्रेणीकरण कह लीजिए। तो ज्ञान का स्वरूप जो है वो बहुत व्यापक है। ज्ञान का स्वरूप कैसा है? व्यापक है। और उसकी व्यापकता का वर्गीकरण करके, इसकी व्यापकता का क्या किया जाता है? वर्गीकरण करके ज्ञान के स्वरूप को समझने का प्रयास किया जाता है। एक तो ज्ञान का जो स्वरूप है वो व्यापक है, और उस व्यापक स्वरूप को समझने के लिए हमने क्या किया? उसका वर्गीकरण कर दिया, श्रेणीकरण कर दिया। इस चीज को हम उदाहरण से समझेंगे कि ज्ञान के स्वरूप का वर्गीकरण कैसे किया जा सकता है। जैसे विज्ञान, समझा इस चीज को? विज्ञान। अब विज्ञान जो है, अब इस विज्ञान का वर्गीकरण, विज्ञान के अंतर्गत हम रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, तो इस विज्ञान को हमने क्या कर दिया? वर्गीकृत कर दिया, श्रेणीकरण कर दिया। विज्ञान में रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान, ये इसकी क्या हो गई? शाखाएं हो गई, श्रेणीकरण हो गया, वर्गीकरण हो गया। इस तरह विज्ञान के व्यापक ज्ञान को हमने वर्गीकृत करके उसके ज्ञान के स्वरूप को हमने संगठित करके ज्ञान अर्जित करने का प्रयास किया जाता है। ठीक इसी प्रकार, लेकिन ध्यान रखने वाली चीज क्या है इसमें कि जैसे ग्रह विज्ञान, कृषि विज्ञान, ये भी विज्ञान है। लेकिन ग्रह विज्ञान और कृषि विज्ञान जो है, इसके क्षेत्र जो है, इसके क्षेत्र जो है पृथक है, इसलिए ये अलग से विषय है। ये ग्रह विज्ञान, कृषि विज्ञान इस विज्ञान के साथ नहीं हुए, इनका वर्गीकरण इसमें नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इनका क्षेत्र पृथक है, भिन्न है। श्रेणीकरण और वर्गीकरण को हम एक और उदाहरण के माध्यम से जानेंगे। सामाजिक अध्ययन। हम प्राथमिक और
माध्यमिक स्तर तक इस विषय का अध्ययन करते हैं सामाजिक अध्ययन के रूप में। अब इस सामाजिक अध्ययन का क्षेत्र व्यापक है, इसको भी श्रेणीकरण किया गया, वर्गीकरण किया गया। हम इसके अंतर्गत भूगोल पढ़ते हैं, इतिहास पढ़ते हैं, भूगोल पढ़ते हैं, इतिहास पढ़ते हैं, समाज शास्त्र पढ़ते हैं, राजनीति विज्ञान पढ़ते हैं, अर्थशास्त्र पढ़ते हैं। तो सामाजिक अध्ययन को भूगोल, इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है, श्रेणीकरण किया गया। ये सभी विषय पृथक रूप में, ये कौन से, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सोशल, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, ये विषय भी अपना पृथक रूप से अस्तित्व रखते हैं, परंतु एक साथ मिलकर सामाजिक अध्ययन नामक विषय के रूप में जाने जाते हैं। ये सब एक साथ मिलकर इस सामाजिक अध्ययन विषय के रूप में जाने जाते हैं। तो ये तो हुआ ज्ञान का वर्गीकरण या श्रेणीकरण। अब नेक्स्ट पॉइंट पर हम जाएंगे, ज्ञान के वर्गीकरण की विशेषताएं। ज्ञान के वर्गीकरण की विशेषताएं। पहली विशेषता, व्यापक प्रक्रिया, ब्रॉड प्रोसेस। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि ज्ञान जो है वो व्यापक है, तो व्यापक होने के कारण इसकी प्रक्रिया, इसकी प्रोसेस भी निश्चित रूप से व्यापक होगी, वाइड होगी। दूसरी विशेषता है उपयोगी प्रक्रिया। यूजफुल प्रोसेस। दूसरी विशेषता, हम ज्ञान के वर्गीकरण की विशेषता है। पहली विशेषता व्यापक प्रक्रिया है, ज्ञान का वर्गीकरण तो एक व्यापक प्रक्रिया है, ज्ञान का वर्गीकरण उपयोगी प्रक्रिया है, यूजफुल प्रोसेस है। अब ज्ञान के वर्गीकरण की प्रक्रिया जो उपयोग की प्रक्रिया मानी जाती है। कैसे, क्यों? जब हम विद्यालय में जो ज्ञान दिया जाता है और ज्ञान देने के लिए क्या किया जाता है, पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाता है। क्या किया जाता है, पाठ्यक्रम का निर्धारण। और ये जो पाठ्यक्रम का निर्धारण जो है वह एजुकेशनल जो बॉडी होती है, बहुत से अनुसंधान होते हैं मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर, सिद्धांतों व नियमों के आधार पर इस पाठ्यक्रम का निर्धारण या निर्माण किया जाता है। और उसी पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाता है जो बालक के या मनुष्य के सर्वांगीण विकास में सहयोगी हो, उपयोगी हो। तो इसलिए यह उपयोगी प्रोसेस है, यूजफुल प्रोसेस है।
तीसरी विशेषता है परिवर्तन प्रक्रिया, परिवर्तनशील प्रक्रिया। तीसरी विशेषता है परिवर्तनशील प्रक्रिया। जी हाँ, ज्ञान के वर्गीकरण में परिवर्तनशील प्रक्रिया भी होती है। ये शाश्वत सत्य है, ये नियम है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। तो यह नियम जो है वो ज्ञान के वर्गीकरण के संदर्भ में लागू होता है। तो अनेक अनुसंधान किए जाते हैं, अनेक अनुसंधान किए जाते हैं। ये अनुसंधान क्यों किए जाते हैं, रिसर्च क्यों किए जाते हैं? समय देश काल परिस्थिति, समय देश काल परिस्थिति के अनुसार देश काल समय परिस्थिति के अनुसार ज्ञान में जो मांग होती है, परिवर्तन होता है, वह स्वीकार किया जाता है। तो उसमें परिवर्तन किया जाता है, बदलाव किया जाता है। हम देखते हैं प्राचीन काल में जो शिक्षा दी जाती थी और अभी वर्तमान में जो शिक्षा दी जा रही है, उस शिक्षा में उसके उद्देश्यों में बहुत सा अंतर मिलेगा। तो ये अंतर का कारण अनुसंधान पर निर्भर करता है। अब ये जो अनुसंधान है, इस अनुसंधान के आधार हैं, जो भी रिसर्च किया जाता है उसके आधार हैं। और इसके आधार जो हैं, अनुसंधान के जो आधार हैं, जो ज्ञान के वर्गीकरण के संदर्भ में चेंज लाते हैं, परिवर्तन कर देते हैं। ये आधार हैं। पहला आधार है सामाजिक आधार। दूसरा आधार है विकास का आधार। और तीसरा है उपयोगिता के आधार। उपयोगिता का आधार। तो देश काल परिस्थिति के अनुसार सामाजिक व्यक्ति का डेवलपमेंट और उसकी उपयोगिताओं में बदलाव आता है, परिवर्तन आता है। और उसमें परिवर्तन आता है तो निश्चित रूप से अनुसंधान किए जाते हैं और ज्ञान के स्वरूप में भी परिवर्तन हो जाता है। यह तो हुआ परिवर्तनशील प्रोसेस, परिवर्तनशील प्रक्रिया। नेक्स्ट विशेषता है, चौथी विशेषता, वैज्ञानिक प्रक्रिया। चौथी विशेषता है वैज्ञानिक, साइंटिफिक प्रोसेस। अब इसे वैज्ञानिक प्रक्रिया क्यों कहा? क्योंकि इसमें प्रत्येक ज्ञानात्मक तथ्य को क्रमबद्ध और सुसंगठित रूप में प्रस्तुत किया जाता है। क्रमबद्ध एवं सुसंगठित रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसलिए ज्ञान के वर्गीकरण को वैज्ञानिक प्रक्रिया के रूप में माना जाता है। तो इस तरह से ज्ञान के वर्गीकरण में व्यापक प्रक्रिया, उपयोगी प्रक्रिया, परिवर्तनशील प्रक्रिया और ये हुआ साइंटिफिक प्रोसेस, वैज्ञानिक प्रक्रिया। नेक्स्ट विशेषता है
कठिन प्रक्रिया। पांचवी है कठिन प्रक्रिया, डिफिकल्ट प्रोसेस। ज्ञान का वर्गीकरण एक कठिन प्रक्रिया है। क्यों है ये कठिन प्रक्रिया? क्यों है? क्योंकि ये तो व्यापक है। व्यापक होने के कारण निश्चित रूप से कठिनाई होगी, क्योंकि अभी तक जितने भी वर्गीकरण हुए, कठिन प्रोसेस क्यों है, कठिन प्रक्रिया क्यों है? क्योंकि अभी तक जितने भी वर्गीकरण हुए, अभी तक जितने भी वर्गीकरण हुए, कितने, जैसे हम तीन तरह से वर्गीकरण मानेंगे। या तो विषय रूप में, जो वर्गीकरण एक वर्गीकरण का रूप मिलता है विषय के रूप में, वादों के विषयों के रूप में, वादों के रूप में, और विविध शीर्षकों के रूप में। तीसरा है विविध शीर्षकों के रूप में। अब विषयों के रूप में हमने अभी देखा विज्ञान विषय, विज्ञान के विभिन्न वर्गीकरण किए गए, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान। हमने सामाजिक अध्ययन विषय देखा, सामाजिक अध्ययन विषय के अंतर्गत हमने भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र। तो ये विषयों के रूप में हमें मिलता है। एक वादों के रूप में, वादों में जैसे प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, प्रयोजनवाद। तो ये वादों के रूप में भी हमें प्राप्त होता है और विविध शीर्षकों के रूप में भी हमें प्राप्त होता है। तो ये बहुत ही कठिन जटिल प्रक्रिया है, लेकिन इस कठिन प्रक्रिया को, इस जटिल प्रक्रिया को हम श्रेणी कर, वर्गीकरण करके जानने का प्रयास करते हैं, जानते हैं। तो ये पांचवी विशेषता हुई। नेक्स्ट विशेषता है विकास आधुनिक व सृजनात्मक प्रक्रिया। मनुष्य का विकास ज्ञान पर आधारित है। मनुष्य का जो डेवलपमेंट होता है, वह डेवलपमेंट जो है वो ज्ञान पर आधारित है। किस पर आधारित है? ज्ञान पर आधारित है। और ज्ञान के वर्गीकरण को, इस ज्ञान के वर्गीकरण को आधुनिकता की प्रक्रिया के रूप में स्वीकार करते हैं। आधुनिकता की मॉडर्न प्रोसेस में हम एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं। आधुनिक युग जो है, जैसा चाहेंगे वैसा ज्ञान प्राप्त मनुष्य करेगा तो ही उसका डेवलपमेंट होगा। और यह डेवलपमेंट मॉडर्न एजुकेशन से, मॉडर्न एजुकेशन कैसे होगी? उसमें क्रिएटिविटी होगी। जब तक हम सृजनात्मक प्रोसेस अप्लाई नहीं करेंगे, हम जैसे सृजनात्मक, सृजन यानी रचना करना, सृजन करना, आविष्कार करना,
और व्यक्ति जो है अपने विकास के लिए, अपने मानसिक विकास के लिए, अपने बौद्धिक विकास के लिए, शारीरिक विकास के लिए वह क्रिएटिविटी प्रोसेस से गुजरता है, जो मॉडर्न प्रोसेस उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहता है, तब जाकर उस मनुष्य का, उस बालक का सर्वांगीण विकास होता है। तो आधुनिकता की प्रक्रिया के रूप में हम स्वीकार करते हैं और उस ज्ञान में, इस ज्ञान में हम नवीन तथ्यों को जोड़ते हैं, नवीन तथ्यों को जोड़ते हैं। इंटरनेट, कंप्यूटर, इसके जो उदाहरण हैं, इंटरनेट है, कंप्यूटर एजुकेशन है, जल प्रबंधन ज्ञान भी इसके अंतर्गत आता है। आज हम लेटेस्ट उदाहरण, हम आप अभी कक्षा में हम एजुकेशन नहीं कर सकते, लॉकडाउन चल रहा है, आदेश दिया है कि हम घर पर रहें, सुरक्षित रहें और हमारे ज्ञान में, हमारे पढ़ाई में कहीं बाधा नहीं आनी चाहिए। तो हम इस आधुनिक जो मॉडर्न एजुकेशन, ई लर्निंग जो कहते हैं, हमारे आदरणीय पीयूष जी नगावत ने भी इस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया है, तो ये चीज़ साकार रूप ले रही है। तो निश्चित रूप से ये नवीन तथ्य हैं, कंप्यूटर है, आपका इंटरनेट संबंधी ज्ञान, ये मनुष्य के डेवलपमेंट के लिए आवश्यक है, सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट है संगठनात्मक प्रक्रिया। अंतिम विशेषता है संगठनात्मक प्रक्रिया। इस प्रक्रिया को संगठनात्मक प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया जाता है। ज्ञान के वर्गीकरण से पूर्व, यहाँ पर क्या है, ज्ञान का संगठन किया जाता है और ज्ञान का संगठन पूर्व ज्ञान पर आधारित किया जाता है। पूर्व ज्ञान पर आधारित ज्ञान, पूर्व ज्ञान पर आधारित जो ज्ञान है, उस ज्ञान को लेते हुए नवीन ज्ञान की ओर अग्रसर। तो इस नवीन ज्ञान को प्राप्त करने के लिए विभिन्न उपागमों का प्रयोग करते हैं। इन उपागमों के आधार पर उनकी उपयोगिता, महत्ता एवं आवश्यकता के आधार पर संगठित किया जाता है। इन उपागमों के आधार पर उसकी आवश्यकता, महत्ता, उपयोगिताओं के आधार पर संगठित किया जाता है और इस संगठित ज्ञान को फिर संगठित किया जाता है और इस संगठित ज्ञान को फिर वापस वर्गीकरण किया जाता है। इस तरह से ये ज्ञान के वर्गीकरण की 7 विशेषता हुई और यह आपका यूनिट 2 का ज्ञान के स्वरूप और विद्यालय में इसका संगठन में ये 2 पॉइंट आपके क्लियर होते हैं। नेक्स्ट मैं दूसरा वीडियो आपको अपलोड कर दूंगा शीघ्र ही। आप एक बार फिर निवेदन, घर में रहें, सुरक्षित रहें और एक बार जरूर आप पढ़ें। अगर कोई समस्या है तो निश्चित रूप से आप संपर्क करें, उस शंका का, उस समस्या का समाधान मैं कर दूंगा। अस्तु, धन्यवाद।